हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि स्वस्थ हैं। मेरा नाम ऋतुराज। आज की क्लास में हम 9 फरवरी के दिन के प्रमुख करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? विच फॉर्मर टेनिस प्लेयर ऑफ इंडिया हैज बीन पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 81? आपको बताना है भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी जिनका भी 80 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हुआ है वो कौन है। ऑप्शन है आपके पास अख्तर अली, मुकेश भूपति, साकेत मायनी या फिर विजय अमृतराज। चलिए इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिए। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे, क्योंकि हमारी जो क्लास है वो सुबह 7 बजे रेगुलर रहती है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो कौन है। चलिए इनका नाम है अख्तर अली। अख्तर अली जी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी अख्तर अली का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अख्तर अली ने साल 1958 से लेकर 1964 के बीच टेनिस खिलाड़ी के रूप में इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। 1958 से लेकर 1964 तक भारत को प्रतिनिधित्व किया करते थे अख्तर अली जी। अख्तर अली को सन 2005 में पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगाल के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत लगभग 58 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व में कौन से स्थान पर पहुंच गया है। According to the Union Health Ministry, in which case India has reached more than 58 lakh people vaccine in the case of COVID-19 vaccination. चलिए इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन है आपका पहला, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा। चलिए इसका आंसर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में हम विश्व में कौन से स्थान पर पहुंच गए, और हमारे लिए एक और काम की चीज है, लगभग हमने 58 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा चुके हैं। चलिए इसका आंसर है तीसरे स्थान पर हम पहुंच गए हैं। इस सूची में अमेरिका और ब्रिटेन भारत से ऊपर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो देश भर में अब तक 58,03,616 लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 12 राज्यों में 2-2 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा चुकी है, और बाकी के जो बचे राज्य हैं वहां पर भी ऐसे ही सभी प्रकार से जो वैक्सीन हैं वो लगाई गई है, और टोटल ओवरऑल कितना हो चुका है, 58,03,616 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इनमें से लगभग 53,17,760 स्वास्थ्यकर्मी हैं और लगभग 4,85,857 फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स मतलब ये कि सफाई कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी, इन सभी लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर्स बोला जाता है। कोविड-19 के लिए इन्होंने बढ़ चढ़कर अपना पूरा ताकत लगाकर देश की सेवा की है। कोविड-19 से लड़ने में आज हम जो स्थिति में गुजर रहे हैं, जिस स्थिति में अभी पहुंचे हैं कोविड-19 से गुजरने के बाद, उस स्थिति के लिए यही इनकी मेहनत जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हमको इस मुकाम तक लाने में, जब हम कोरोना को, आज की डेट में कोविड-19 को शिकस्त दे रहे हैं, और अब हम कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको हम लगा पा रहे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? बाय विच ईयर डिड यूनियन रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल अनाउंस इंडिया टू बी फर्स्ट पॉल्यूशन फ्री रेलवे इन द वर्ल्ड? 2040, 2050, 2030 या फिर 2035? चलिए इसका आंसर दीजिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? दोस्तों आपसे फिर से मेरा निवेदन है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ ही साथ में वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। इसका आंसर है 2030 तक का हम ये लक्ष्य पूरा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे के आने वाले समय में
योजनाओं के बारे में बात करते हुए कहा कि अगले 3 सालों तक सभी ट्रेनें जो रहेंगी वो डीजल मुक्त हो जाएंगी। आने वाले समय में, आने वाले जो 3 साल हैं, 3 साल तक हम पूरी तरह से 100% डीजल ट्रेनों से मुक्त हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि हमारी जो ट्रेनें हैं अब पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाली हैं। और साथ ही साथ में और भी क्या चीजें बताई थी उन्होंने, वर्ष 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा द्वारा लगभग 45 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन करने का कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा 2030 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में किसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का चेयरमैन नियुक्त किया गया? रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल NSC। चलिए इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन है आपके पास राहुल सचदेवा, अनिल कुमार त्यागी, मोहन कुमार अग्रवाल या फिर SN सुब्रमण्यम। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर है SN सुब्रमण्यम जी। इनकी नियुक्ति जो है 3 साल के लिए की गई है। सुब्रमण्यम L&T के प्रमुख कार्यपालक अधिकारी CEO प्रबंध निदेशक भी हैं। वे लंबे समय से L&T के बुनियादी ढांचा कारोबार की अगुवाई भी कर रहे हैं। अब L&T के बारे में देख लेते हैं। L&T देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियों में से एक है। ये भारी इंजीनियरिंग, रक्षा, पोत निर्माण क्षेत्र में भी कार्यरत है। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज बाय द ब्लूमबर्ग, इंडिया रैंक विच ऑफ द फॉलोइंग इन द लिस्ट ऑफ इनोवेशन इंडेक्स 2021? ऑप्शन है आपके पास 53, 58, 50 या फिर 60। ब्लूमबर्ग की तरफ से जो रैंकिंग दी जाती है इनोवेशन इंडेक्स 2020 में, हम कौन से रैंक पर हैं आपको ये बताना है। चलिए इसका आंसर है 50वें नंबर पर, 50 रैंक पर हैं। इस लिस्ट में दुनिया में इनोवेशन यानी कि नई खोजों के मामले में भारत का 50वां स्थान है। पिछले वर्ष की तुलना में भारत 4 पायदान ऊपर चला गया। इसके पहले हम 46 नंबर पे थे। पिछले साल की जो इनोवेशन इंडेक्स 2020 आई थी उसके हिसाब से हम 46 स्थान पे थे। अब हम बढ़कर 50 स्थान पर पहुंच चुके हैं। सॉरी, इसके पहले 54 पे थे, अब हम यहाँ पे 50 स्थान पे पहुंच चुके हैं। 2020 में हम 54 स्थान पे थे और अभी 2021 में हम यहाँ पे 50 स्थान पे पहुंच चुके हैं। मतलब 4 अंकों की बढ़त हमने ली है यहाँ पे। यह इंडेक्स में दक्षिण कोरिया शीर्ष स्थान पे, इस इंडेक्स में दक्षिण कोरिया जो है वो शीर्ष स्थान पे है। अमेरिका जो है वो 10 देशों की सूची से भी बाहर है। तो यहाँ पे अमेरिका के लिए एक थोड़ी सी परेशानी वाली बात हो सकती है कि अमेरिका के पास पैसा है, सब कुछ है, संसाधन है, परंतु यहाँ पर इनोवेशन इंडेक्स में अमेरिका जो है वो 10 देशों में भी अपना नाम नहीं बना पाया। चीन एक स्थान से गिरकर 16वें स्थान में पहुंच गया है। जर्मनी इस साल 4थे पायदान पर है। चलिए आगे बात करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है? इन विच स्टेट हैज 4G सर्विस हैज बीन रिस्टोर्ड आफ्टर 18 मंथ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर दमन और दीव। चलिए इसका आंसर दीजिएगा उनमें। केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में 18 महीने के बाद 4G सेवाओं को बहाल कर दिया गया है? बहाल से मतलब यहाँ पे वापस इसको शुरू कर दिया गया है। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अब 5 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 लगाए जाने के बाद से इंटरनेट सेवा बंद चल रही थी। गृह विभाग ने समय समय पर हालात की समीक्षा कर आतंकी हमलों और देश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की पाबंदी को अनिवार्य बताया था। तो इस वजह से जब धारा 370 हटी थी उस समय पे ये जो उस समय हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया था। 4G सेवाएं बंद कर दी गई थी क्योंकि आतंकी हमले और साथ ही साथ देश विरोधी गतिविधियां जो बढ़ रही थी
जो उस समय बरगलाने की जो व्यवस्थाएं चल रही थी, लोगों को भड़काने की बातें चल रही थी, उसको देखते हुए सरकार की तरफ से इसको बंद कर दिया गया था। 4G टेक्नोलॉजी को उस समय बंद कर दिया गया था, परंतु अब वापस चालू कर दिया गया है। निम्न में से किस देश ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नजर रखने हेतु नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है? Which of the following country has been announced to be set up new platform to monitoring emissions of the polluting industries? चलिए इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन आपका चीन, नेपाल, रूस या फिर जापान। चलिए इसका आंसर दीजिए। किस देश ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नजर रखने हेतु एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है? चलिए इसका आंसर है चीन। यह प्लेटफॉर्म जनता को ऐसे उद्यमों के उत्सर्जन को ट्रैक करने की अनुमति देगा और साथ ही साथ में अधिकारियों को उन नियमों को तोड़ने वाले उद्योगों पर मुकदमा चलाने की भी मदद करेगा। चीन में कुल 2.36 मिलियन औद्योगिक सुविधाएं, कंपनियों और संसाधनों को अपशिष्ट जल या सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है ये और पॉइजनस होती है। जैसे प्रदूषणों का स्तर उत्सर्जन करने हेतु परमिट प्राप्त करना आवश्यक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे जैसे कि चाइना में बताया गया है कि 2.36 मिलियन औद्योगिक सुविधाएं हैं, कंपनियां हैं और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अपशिष्ट पदार्थ जल, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषण को उत्सर्जित करती है। इसके लिए उनको परमिट लेना आवश्यक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितने करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? भाई अभी चुनाव आने वाले हैं बंगाल में, इसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा की तरह जिस जगह पर जिस भी स्टेट में चुनाव आने वाले रहते हैं उसको भर भर के सुविधाएं, परियोजनाएं, योजनाएं सभी दिया करते हैं। तो बस अब नंबर आ चुका है पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल में भी यही क्रियाएं चल रही हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली dedicated for infrastructure project worth how many crores in the Haldia in West Bengal to the nation? ऑप्शन है आपका 4,900 करोड़ रुपए, 4,700 करोड़ रुपए, 5,700 करोड़ रुपए या फिर 6,700 करोड़ रुपए। चलिए इसका आंसर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितने करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? चलिए इसका आंसर है 4,700 करोड़ रुपए। ये सभी परियोजनाएं जो हैं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC शॉर्ट फॉर्म बोला जाएगा इसको, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL जिसको बोला जाएगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल बोला जाता है जिसको, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI से जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में हाल ही में किसने ब्लू जेट लाइटनिंग का अवलोकन किया है? Who among the following has recently observed blue jet lightning? ऑप्शन है आपका रूसी अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। चलिए इसका आंसर है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के वायुमंडल अंतरिक्ष इंटरैक्शन मॉनिटर, एटमॉस्फेयर स्पेस इंटरैक्शन मॉनिटर ASIM वेधशाला के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक चमकीले नीले रंग की बिजली देखी है। अब ये क्या है इसके बारे में आपको डिटेल में भी बताऊंगा आगे। इस तरह के ब्लू जेट को जमीन से देखना तकरीबन नामुमकिन होता है। अब ये ब्लू जेट लाइटनिंग है क्या, इसके बारे में देखते हैं। बिजली जो कि नीले रंग की होती है, उत्तरी लाइट, उड़ान जैसे विमानों से निकलने वाली रोशनी या फिर गरजने वाले बादल के ऊपर की उठती हुई रोशनी। चलिए इसका आंसर है गरज वाले बादलों से ऊपर की ओर उठती हुई एक रोशनी। नीले जेट्स को तब देखा जा सकता है जब धनावेश वाले बादलों का ऊपरी हिस्सा बादलों और हवा के बीच वाले ऋणात्मक से मिलता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये होगा, थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल जा रहे हैं अपन, यहाँ पे जो बादल होते हैं उनका जो पॉजिटिव वाला जो साइन होता है, पॉजिटिव जो होते हैं धनावेश होते हैं और जो ऋणावेश होते हैं, इनके बीच का जो एरिया बनता है वहां पर ये ब्लू कलर की जो लाइट्स हुआ करती हैं वो उठती हुई दिखाई देती हैं, जो कि सिर्फ अंतरिक्ष स्टेशन से ही देखी जा सकती हैं। हम धरती पर से इसको नहीं देख सकते। ये आवेश बादल में अपनी जगह बदलते हैं और एक तरफ हो जाते हैं जिसे इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं और इस दौरान स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया 9 फरवरी की प्रमुख घटनाओं को और साथ ही साथ में 9 फरवरी से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर्स थे उनको हमने देखा।
आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।